हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की प्रकृति की वर्कबुक, दैट इज वर्कबुक ऑफ नेचर क्लास 5। और आज पढ़ने वाले उसका चैप्टर 8 भोज्य पदार्थों का संरक्षण। इसमें दो तरह के क्वेश्चन होंगे, एक लिखने वाले होंगे और एक टिक करने वाले होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से, अर्थात वो कौन कौन सी जगह होती है जहाँ से हमें खाने के लिए भोजन मिलता है। केवल दो ही ऐसे स्रोत हैं जहाँ से हमें भोजन प्राप्त होता है, एक तो वनस्पति यानी पेड़ पौधे, दूसरा है जंतु। इन दो जगह से हम भोजन प्राप्त करके अपना काम चलाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भोजन से प्राप्त होने वाले लाभ के सामने सही का चिन्ह लगाना, यानी जो भोजन हम करते हैं उससे हमें क्या प्राप्त होता है उस पर आपको टिक करना है। तो भोजन से शरीर को शक्ति प्राप्त होती है, बिल्कुल होती है, तो इस पर आप टिक कर दीजिएगा। शरीर तंदुरुस्त रहता है, बिल्कुल रहता है। शरीर की गर्मी प्राप्त नहीं होती, शरीर को गर्मी प्राप्त नहीं होती, ऐसा नहीं होता शरीर को भोजन से गर्मी प्राप्त ना हो, गर्मी प्राप्त होती है। शरीर को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते, ये भी गलत है, शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोग प्रतिरोध मतलब आपकी जो इम्यूनिटी पावर है जिससे आपको दूसरे रोगों से जो आपको बचाती है, ये भोजन करने से आपकी बढ़ती है। शरीर में बेचैनी होती है, ये गलत है, शरीर में भोजन करने से बेचैनी नहीं होती है। शरीर की वृद्धि होती है, ये भी सही है, और शरीर में ताजगी आती है, यानी आपको थोड़ा फ्रेशनेस महसूस होगी। बहुत भूखे हों और खाना खा लें तो आपको शरीर में ताकत आ जाएगी और आप फ्रेशनेस महसूस करने लगेंगे। तो जो टिक किए हैं 5 पॉइंट वो सही हैं, जो टिक नहीं किए वो गलत हैं। और थर्ड ये, एक नीचे दिए गए प्राणियों से प्राप्त होने वाले वस्तुओं में से किस वस्तु को हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे शहद, अंडा, ऊन और मांस। अब देखिए, शहद ही भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, अंडा भी भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और मीट यानी मांस भी भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऊन को हम भोजन के रूप में प्रयुक्त नहीं करते हैं। ये कपड़ा बनाने के काम में आती, जो ऊनी कपड़े हम लोग पहनते हैं उनके। तो जो सही होंगे आपका 1, 2 और 4, यानी 7 सही होगा विकल्प। देखिए, तालिका को पूरा करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पोषक तत्वों के नाम लिखे गए और पोषक तत्वों के कार्य, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है और विटामिन्स। ये तो उन पोषक तत्वों के नाम है जो हम भोजन में लेते हैं। अब इनके कार्य क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जैसे रोटी वगैरह हम खाते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलती है जो शरीर को ऊर्जा देती है। प्रोटीन ये शरीर की संरचना के काम में आती है। वसा ऊर्जा प्रदान करने और शरीर का ताप नियंत्रित करने का काम करता है, और विटामिन से शरीर में रोगों की रक्षा होती है। इसके अलावा क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड हैं, द्विगुण प्रोटीन संश्लेषण, खनिज लवण, मतलब इन चीज़ों के अलावा भी पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होता है, खनिज लवण होते हैं और जल होता है। तो न्यूक्लिक एसिड मतलब द्विगुण प्रोटीन संश्लेषण, ये प्रोटीन का संश्लेषण काम करने का काम करता है। खनिज लवण ऊतक और रक्त को सही तरीके से संचारित ऊतकों के निर्माण में काम करता है। और जल शरीर का तापन, यानी हमारे शरीर का टेम्परेचर सही रहे इसके लिए जल कार्य करता है, जो हम समय समय पर पानी पीते रहते हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं, एक ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व यानी प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा भी हो, खनिज लवण भी हो, सब चीज़ें अगर उस आपके भोजन में हैं तो वही संतुलित आहार कहलाता है। लगातार आप कई दिनों तक एक ही प्रकार के भोजन अगर आप करते रहेंगे तो संतुलित आहार नहीं कहा जाता। आप बदल बदल के भोजन करते रहिएगा तो आपके शरीर को संतुलित आहार मिलता रहेगा। या जो भी भोजन कर रहे हैं उसमें कई प्रकार के भोजन हों तो वो भी संतुलित भोजन कहा जाएगा। संतुलित आहार हमें स्वस्थ और सक्रिय रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ये संतुलित आहार की डेफिनेशन। तो बताइए इनमें से किन के लिए संतुलित आहार आवश्यक है, सिर्फ मनुष्यों के लिए या सिर्फ मांसाहारियों के लिए या सिर्फ मनुष्य और पालतू प्राणियों के लिए या सभी के लिए। संतुलित आहार की भोजन सभी को ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है केवल मांसाहारी खाएं या मनुष्य खाएं, सभी के लिए एक बैलेंस डाइट की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर इस प्रकार से 2 थाली भोजन की दी गई हैं। आप और आपके दोस्त ने कल के दिन क्या क्या खाया था नीचे दी गई थालियों में लिखना। ये आपको स्वयं करना है, ये आपने क्या खाया, और अगर आपका कोई दोस्त है तो उससे पूछ के भरिएगा कि उसने क्या खाया। उन भोजन के नाम आपको इसमें लिखने हैं। दूध एक संपूर्ण आहार है लेकिन संतुलित आहार नहीं है, कैसे? देखो, दूध केवल दूध पीने से काम चल जाएगा, लेकिन संतुलित आहार इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जैसे विटामिन सी दूध में नहीं होता। विटामिन सी खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, तो फिर संतुलित आहार नहीं कहा जा सकता। एक संपूर्ण आहार तो लगभग मान लिया जाता है दूध, लेकिन संतुलित आहार नहीं होता है। नीचे दी गई वस्तुओं को बार बार खाना
हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। इसमें क्या दिया गया, ये जो भोजन दिए गए सब मार्केट में मिलने वाले भोजन होते हैं, इन्हें हम फास्ट फूड कहते हैं या जंक फूड इनको कह सकते हैं। और इन्हें खाने से क्या होता है, आपको ओबेसिटी बढ़ेगी और दूसरे भी रोग आपको आ सकते हैं, जैसे आँखों की रोशनी कम हो सकती है इन्हें खाने से बार बार। जैसे ये बर्गर है, ये चाउमीन है, ये पिज़्ज़ा है, ये समोसे हैं, और ये आपका सैंडविच है, और ये आपके नूडल्स वगैरह हैं, मैगी, वो क्या नाम, पास्ता वगैरह कुछ दिख रहा है, ये हो सकता है। ये भोजन क्या है, ये जंक फूड कहे जाते हैं। ये सभी जंक फूड हैं। ये खाने से हमारे शरीर में मोटापा या अन्य बीमारियों का खतरा बना रहता है, क्योंकि इनमें पोषक तत्वों की कमी होती है। जो पोषक तत्व हमें चाहिए वो नहीं होते हैं। इसलिए हमें ये या तो खाने नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत कम मात्रा में खाने चाहिए। निम्न में से कौन सी बातें अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, उन पर हमें टिक करना है। जैसे ताज़े एवं पका हुआ भोजन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। खाने पीने के बर्तनों को साफ रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। गुटखा और तम्बाकू खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। पके हुए भोजन को ढककर रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। फलों को धोकर खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए। फलों को धो के नहीं खाएंगे तो उनके ऊपर बहुत से बैक्टीरिया छिलकों में लगे होते हैं, वो हमारे पेट में चले जाएंगे और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। ठेला या दुकान की खुली वस्तुएं खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। हमें पर्याप्त आराम करना चाहिए, सही है, पर्याप्त आराम करिए आप। हाथ पैर बिना धोए भोजन करना चाहिए, नहीं, बगैर हाथ पैर धोए भोजन अगर आप करेंगे तो हाथों में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया होंगे जो भोजन के द्वारा आपके पेट में जाएंगे और आपको बीमार कर देंगे। हमें बासी भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए। देखो, बासी भोजन खाने से फूड पॉइजनिंग का खतरा बना रहता है। फूड पॉइजनिंग मतलब वो हो सकता है भोजन खराब हो गया और हम उसको खा लें तो हम बीमार पड़ जाएंगे, और पाचन संबंधी समस्याएं भी आपको हो जाएंगी, और पोषक तत्वों की ऐसे भोजन में कमी हो जाती है। बासी भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, फूड पॉइजनिंग का खतरा रहता है, और अन्य बीमारियाँ होने का भी आपको खतरा रहेगा। सर्दियों के मौसम में सुबह का पकाया हुआ भोजन शाम तक खराब नहीं होता, लेकिन गर्मियों में जल्दी ख़राब हो जाता है। इसका कारण क्या होता है, गर्मियों में टेम्परेचर अधिक रहता है, जिसकी वजह से भोजन को ख़राब करने वाले बैक्टीरिया ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, और सर्दियों में क्या होता है, वही बैक्टीरिया जो भोजन को ख़राब करते हैं सक्रिय नहीं रहते, वो शिथिल अवस्था में पड़े रहते हैं और किसी भोजन को ख़राब जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो ये वजह होती है कि गर्मियों में भोजन जल्दी ख़राब हो जाता है बजाय सर्दियों के। कुछ सब्जियों को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल्दी ख़राब हो जाती हैं, लेकिन कुछ सब्जियां 1 महीने तक बाहर रहती हैं फिर भी ख़राब नहीं होती। इनमें से कौन सी सब्जी 2 सप्ताह तक या बाहर रखने पर भी ख़राब नहीं होगी। इसमें हमें लहसुन है, पालक है, टमाटर और भिंडी। ये लहसुन को छोड़ के और ऐसी कोई सब्ज़ी नहीं है जो जल्दी ख़राब ना हो जाए। टमाटर कुछ दिन चल जाएगा, लेकिन 2 सप्ताह तक टमाटर पका हुआ नहीं चल पाता, तो आप लहसुन पर टिक कर सकते हैं। कल से हरीश की गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। आज वह स्कूल में अपना खाने का डिब्बा भूल गया है। उसके डिब्बे में कुछ खाना भी बचा हुआ है। यदि वह डिब्बा 2 महीने तक स्कूल में रहेगा तो इनमें से कौन सी चीज़ खराब हो जाएगी। डिब्बे के अंदर जो भोजन होगा, जैसे सैंडविच बताया, वो ख़राब होगा, या खाने का डिब्बा ही ख़राब हो जाएगा, या उसमें पड़ी चम्मच ख़राब हो जाएगी, या चॉकलेट का जो रैपर उसमें पड़ा हुआ है वो ख़राब हो जाएगा। तो रैपर भी ख़राब होने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपका पन्नी का होता है, पॉलीथीन का, वो ख़राब नहीं होगा। चम्मच या तो प्लास्टिक होगी या मेटलिक होगी, वो भी ख़राब नहीं होगी। डिब्बा या तो मेटल का होगा या प्लास्टिक का होगा, तो ये भी ख़राब नहीं होगा। अब बचा हुआ खाना, तो खाना निश्चित रूप से 2 महीने में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। वो तो 2 ही दिन में ख़राब हो जाएगा, 2 महीने की तो बात बहुत लंबी है। भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ निर्जलीकरण। देखो, निर्जलीकरण से मतलब होता है डिहाइड्रेशन, यानी उस चीज़ का पानी सुखा देना। जैसे हम लोग फसलें खेत से काट के लाते हैं और डायरेक्ट अगर इसी प्रकार से उनको स्टोर कर दिया जाएगा तो वह जल्दी ख़राब हो जाएंगी अगर हम उनका निर्जलीकरण नहीं करते, अर्थात धूप में नहीं सुखाते। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, इनको धूप में सुखाना पड़ता है। जो अनाज होते हैं उनको अच्छी तरीके से धूप में सुखाने के बाद उन्हें स्टोर किया जाता है। यही निर्जलीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। कुछ अचार भी होते हैं, उनका भी निर्जलीकरण करना पड़ता है, जिससे वो साल भर चल पाते, नहीं तो वो भी बीच में ख़राब हो जाते हैं। दूध को गर्म करके क्यों रखा जाता है। देखिए, दूध को गर्म करने से क्या होता है, समय समय पर आप दूध अगर गर्म करते रहते हैं तो उसको लंबे समय तक चलाया जा सकता है, क्योंकि दूध के अंदर बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है, जो गर्म करने पर या तो मर जाता है या सक्रिय नहीं रह पाता। लेकिन एक उसका टेम्परेचर जब उसको मिल जाएगा तो वह जल्दी दूध को ख़राब कर देगा। गर्म करने से वो बैक्टीरिया उसके मरते रहते हैं, जिससे दूध लंबे समय तक संरक्षित रखा जा
सकता है। हम अनाजों को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? प्रशीतन विधि द्वारा, निर्जलीकरण विधि द्वारा, रासायनिक पदार्थों द्वारा, उपरोक्त सभी, ये सभी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ों को ठंडा रख के, कुछ को निर्जली यानी धूप में सुखा करके, कुछ को रासायनिक पदार्थ उसमें डाल करके, इन सभी चीज़ों के द्वारा हम अनाजों को लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थों के नाम लिखे जो पाश्चीकरण विधि द्वारा संरक्षित किए। देखो पास्चराइजेशन क्या होता है? ये केवल दूध में प्रयोग किया जाता है। होता क्या है इसमें? दूध को, जैसे आपका कच्चा दूध है, उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम गर्म करते हैं। उसके तुरंत बाद उसको बहुत तेज़ी से ठंडा करके और पैकेटों में पैक कर दिया जाता है, फिर उनको ठंडा ही रखा जाता है। इससे वह दूध क्या होता है, ज़्यादा लंबे समय तक चलाया जा सकता है। इसी प्रक्रिया को पाश्चीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। ये केवल दूध में प्रयोग की जाती है। ऐसा करने से होता क्या, दूध में पाए जाने वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं, और बच भी गए तो दूध को एकदम तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, जिससे वह फिर शिथिल अवस्था में दूध में पड़े रहते हैं, दूध को खराब नहीं कर पाते हैं। टमाटर जैसी सब्जियों को कुछ दिनों तक संरक्षित रखने के लिए आपके घर में क्या किया जाता है? देखो टमाटर के लिए क्या होता है, हरी सब्जियाँ एक तरीके से वो, तो या तो उसको आप भीगे कपड़े में कुछ दिन लपेट के रख सकते हैं, और अगर आपके पास फ्रिज है तो उसमें फ्रिज में रख लें, जिससे वह कुछ दिनों तक संरक्षित रखे जा सकते हैं। किन वस्तुओं में तेल और नमक डाल करके अधिक दिनों तक संरक्षित रखा जा सकता है? ये अचारों के लिए होता है। अचार जो भी आप देखो मार्केट से लाए हुए अचार होते हैं, उनको जब भी आप खाएंगे तो उनमें नमक की मात्रा आपको ज़्यादा मिलेगी, तेल भी ज़्यादा मिलेगा। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जिससे उनको ज़्यादा दिनों तक संरक्षित रखा जा सके और जल्दी वह अचार खराब ना हो। कौन सी वस्तुएं चीनी की चाशनी में अधिक दिनों तक संरक्षित रखी जा सकती हैं? जैसे कुछ अचार और मुरब्बा होते हैं, उन्हें चीनी की चाशनी में संरक्षित रखा जाता है। चीनी की चाशनी भी एक तरीके से बैक्टीरिया नाशक का काम करती है। इसमें बैक्टीरिया जल्दी नहीं बनते हैं। जैसे तेल और नमक, वैसे चीनी की चाशनी का भी काम होता है। कोल्ड स्टोर का उपयोग कहाँ किया? देखो कोल्ड स्टोर क्या होते हैं, बड़ी मात्रा में फल हैं, सब्जियां हैं, और मुख्य रूप से क्या होता है, आलू। इनको लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए, क्योंकि हमें साल भर ज़रूरत पड़ती है। और होता क्या, फसलें सीजन साल में एक ही बार होती हैं, लेकिन ज़रूरत उनकी पूरी साल पड़ती है। तो पूरी साल ज़रूरत पड़ने के लिए फिर उनको संरक्षित रखा जाता है। इसीलिए कोल्ड स्टोर का उपयोग किया जाता है। इनमें संरक्षित रख दिया जाता है, और इसके अंदर बहुत ठंड रहती है, जिसकी वजह से ये फल हैं, हरी सब्जियां हैं और आलू हैं, पूरी साल तक ख़राब नहीं होते हैं, और हमें पूरी साल एक तरीके से अच्छे फल, सब्जियां और ये आलू मिलते रहते हैं। आप अपनी कक्षा में जो बिस्किट, चिप्स या चॉकलेट का रैपर लाए हैं, या जो भी लाए, उस पर एक रैपर भी होता, तो उस रैपर से हमें कौन सी सूचनाएं मिलती हैं? उस रैपर को आप पढ़िएगा तो आपको क्या सूचना मिलेगी? एक तो ये मिलेगा वह चीज़ किस किस चीज़ से बनी हुई है, पूरे ग्रेडियंट उस पर लिखे होंगे। दूसरा, कंपनी का नाम लिखा होगा, निर्माण का दिनांक यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होगी, उपयोग का अंतिम दिनांक यानी एक्सपायरी डेट लिखी होगी, उसके बाद उसको प्रयोग नहीं कर सकते आप। उस पर कीमत भी लिखी होगी, और बहुत सी बातें होती हैं कि वह आपका पर्यावरण हितैषी है या पर्यावरण नाशक है, यानी इको फ्रेंडली है या नहीं है, ये सब चीज़ उस पर लिखी होती है। अगर आप रैपर को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये जानकारी उससे मिलेगी। आजकल वेफर्स तथा अन्य खाद्य पदार्थों को हवा बंद पैकेट में सप्लाई किया है। कभी आप कोई पैकेट लीजिएगा तो ऐसा लगेगा इसमें हवा भरी हुई है, और हवा भरी ही होती है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्यों उनमें हवा भरी जाती है? खाद्य पदार्थों का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, जीवाणु तथा फफूंद को वृद्धि रोकने के लिए, वृद्धि को रोकना, हाँ ये सही है, वृद्धि को रोकने के लिए उसमें हवा भरी जाती है। सुरक्षित और आसान तरीक़ों से सप्लाई करना, ऐसा भी नहीं है। खरीदारों को आकर्षित करना, ऐसा भी नहीं। केवल उसमें फफूंद और बैक्टीरिया ना बने, इसके लिए उसके अंदर हवा भरी जाती है। दिए गए चित्र किसी पैकेट या डिब्बे पर दिखाई देता है, जो इसमें आप क्या समझेंगे? इस प्रकार से एक डिब्बा रखा हुआ है, एक इधर लड़का खड़ा है जो इसमें कुछ ये पैकेट या रैपर वगैरह डाल रहा है। इसका क्या मतलब होता है? वस्तुओं के उपयोग के बाद उनके रैपर को कूड़ेदान के बाहर डालना चाहिए। तो बाहर डालने का क्या मतलब? जब कूड़ेदान रखा तो कूड़ेदान में डालिएगा, तो ये नहीं हो सकता। वस्तुओं के उपयोग के बाद उसके रैपर को कूड़ेदान में डालना चाहिए, ये सही है। उन वस्तुओं का उपयोग करके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा नहीं है। सभी उपरोक्त सही है, नहीं ये भी नहीं, केवल इसका ब वाला ऑप्शन ही सही है। हमें भोज्य पदार्थों को बर्बाद क्यों नहीं करना? देखो भोज्य पदार्थों को बर्बाद करने का मतलब क्या होता है? भोज्य पदार्थ एक सीमित है, भंडारे नहीं भरे हैं, कहीं बहुत असीमित जो आप खाओ और बर्बाद भी करो। तो आप उतना ही लें जितना आप खा सकें, क्योंकि ये भोजन सबके लिए है, तो सबको मिल सके,
इसलिए सीमित भंडार पूरी वर्ष आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भोज्य पदार्थों को हमें नष्ट नहीं करना चाहिए, जितना आप खा सकें उतना ही लें। भोज्य पदार्थों का संरक्षण क्यों आवश्यक, वही बात फिर लौट के आ जाती है, भैया इन्हें पूरी साल चलाना पड़ता है, इसलिए इनका संरक्षण बहुत आवश्यक होता है, जिससे ये पूरी साल चल सकें। क्योंकि बहुत सी साग सब्जियाँ और भोजन ऐसे हैं, अनाज ऐसे हैं जो वर्ष में एक ही बार होते हैं, पूरी वर्ष खेतों में नहीं उगाए जा सकते हैं। तो एक बार हमने उगा लिया, पूरी वर्ष उनका हमें काम करना उनसे, तो उनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक हो जाता है। और अंतिम क्वेश्चन है कि भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों की कौन कौन सुरक्षित रखते हैं और उन्हें कैसे रखते हैं। मतलब एक तरीके से ये कहा जाएगा कैसे सुरक्षित रखते हैं, भविष्य के लिए भोजन को कैसे सुरक्षित रखते हैं। जैसे हम लोग स्वयं रखें, किसान रखते हैं, कंपनियां हैं आदि, निर्जलीकरण और प्रशीतन या उबाल करके या पाशीकरण करके इन चीज़ों को हम संरक्षित रखते हैं। और भोज्य पदार्थों का संरक्षण इस प्रकार से किया जा सकता है। ये विधियाँ एक तरीके से पूछी, जैसे हम लोग स्वयं कैसे करें, किसान अपना निर्जलीकरण करके यानी सुखा के करते हैं, कंपनियां में अपनी अलग अलग विधियाँ होती हैं, और प्रशीतन कोल्ड स्टोर में इनका संरक्षण किया जाता है, उबाल के संरक्षण कुछ चीज़ों का किया जाता है, कुछ चीज़ों का पाशीकरण के द्वारा संरक्षण किया जा सकता है। ये भोज्य पदार्थ को संरक्षण करने की विधियाँ हैं जो हमसे इसमें पूछी गई। तो ये था चैप्टर 8 भोज्य पदार्थों का संरक्षण, जो हमने कम्प्लीटली अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपने समझा होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।